2026 के लिए कुछ ज़रूरी जो टॉपिक्स होंगे क्या क्या उस टॉपिक में कवर करने हैं उसको आज हम लोग समझने वाले हैं कि इसमें 5 टॉपिक्स हैं, काफ़ी छोटा वो। उम्मीद करते हैं आज हम लोग इस लाइव सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सेकंड क्वेश्चन चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का। थर्ड है लोकतंत्र की में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। फोर्थ है लोकतंत्र की उपलब्धियां और 5 है लोकतंत्र में चुनौतियां। तो बस इतना ही चैप्टर है, आसानी से उम्मीद हो है कि कवर हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जैसा कि नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो ये समझने के लिए है कि दोनों से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं। पूरा क्वेश्चन या पूरा बुक है वो कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है, तो इसमें बस बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हो सकते हैं। बाकी पूरा क्लास आपको न्यू बैच में स्टार्ट होगा। खैर, तो शुरुआत लोकतंत्र की परिभाषा से कर रहे हैं। ये आपको याद करना है लोकतंत्र किसे कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पर ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये सब चीज़ छोड़ने के बाद सामाजिक विभेद और सामाजिक विभेद और विविधता की उत्पत्ति, ये वाला टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। आपको बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, जो आपने साल भर पढ़ा है उसको रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। उतना महत्वपूर्ण है नहीं, पर आप देख सकते हो इसको। उसके बाद अगर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जाति का राजनीति पर प्रभाव। इसको आपको याद कर लेना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, 5 नंबर के लिए तो उतना ये आएगा नहीं। उसके बाद है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। तो ये सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं और इसको मिलाकर शायद 5 नंबर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से अगर देखा जाए तो। ये तीनों विभाजन की देख लेना है कौन कौन से तत्व हैं। उसके बाद है सामाजिक विभाजन में जाति। तो सामाजिक विभाजन में अगर जाति वाला ये टॉपिक अगर हम लोग देखें तो इसमें धर्म और लिंग विभेद का स्वरूप ये आएगा क्वेश्चन में कि धार्मिक विभेद क्या होता है, लिंग विभेद क्या होता है, महिलाओं के साथ कैसे विभेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है जातीय समानताएं। सीधा तौर पर इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मिलाकर क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर में, ऐसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। वर्ण व्यवस्था शायद आप स्किप कर सकते हो, पर ये समझने वाला क्वेश्चन है, समझे होगे एग्जाम में तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव शायद कवर हो सकता है। डायरेक्ट आपसे वर्ण व्यवस्था क्लास 10 के बच्चों से पूछना शायद उतना है नहीं कि पूछा जाए आपसे। उसके बाद है राजनीति में जाति। तो ये जातियों का दुष्प्रभाव पूछा जा सकता है आपसे, और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। 2 नंबर का आएगा कि राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे चुनाव में जातिगत में ह्रास की प्रवृत्ति। ये सभी ज़्यादा सीधा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मुख्य रूप से ये जो 1-2 चैप्टर हैं आपको राजनीति शास्त्र से सीधी कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन घुमा कर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है धर्म संप्रदाय राजनीति। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, घुमाकर ही पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सांप्रदायिकता का परिभाषा, धर्म किसे का भारत में धार्मिक विभेद, ये सब पूछे जा सकते हैं। ये सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की परिभाषा, ये सब चीज़। राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप, तो ये चीज़ है, इसको आप देख सकते हो। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, हाँ तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला तो धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं ये देख लेना है, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा मतलब कि धर्मनिरपेक्ष शासन कैसे होती है। तो ये चीज़ आपको समझे हुए अगर हैं तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है पहला चैप्टर में। उसके बाद है लैंगिक मसले और राजनीति, मतलब किस राजनीति में लैंगिक विभेद कैसे होते हैं, ये है। तो ये डायरेक्ट
मैंने बताया कि कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आपको ये टॉपिक है ऐसे से मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो ये लैंग्वेज बिहेवियर जैसे कि महत्वपूर्ण है, धर्मनिरपेक्षता वाला महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आज के समाज में महिलाओं को राजनीतिक भूमिका क्या है। बस इतना अगर आपने कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप राजनीति शास्त्र के चैप्टर 1 को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन उसी पे निर्भर करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देख कर बताता हूँ कि उसी में से कि क्या हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं। जैसे भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि भावी समाज, आने वाले समाज में लोकतंत्र का क्या जिम्मेवारी होगा और इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसमें जातिगत है, विभेद है, कई सारे जो चीज़ है इसमें आप शामिल करके लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ें तो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का। तो पहला बात, आपको सत्ता में साझेदारी किसे करने हैं ये आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद है सत्ता में साझेदारी के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो बेल्जियम और कई सारे देश हैं जिन्होंने सत्ता में साझेदारी कैसे किया है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी कैसे है, भारत में सत्ता की साझेदारी किस आधार पर है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोला जाता है उस आधार पर पूछे जा सकते हैं। संघीय व्यवस्था क्या है, भारत का संघीय व्यवस्था कैसा है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे भारत में संघवाद के विकास के बारे में पूछा जा सकता है और संघवाद की विशेषता क्या है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये वेस्ट इंडीज का संघवाद, नाइजीरिया का संघवाद ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। भाषाई नीति यानी कि भाषाई आधार पर जो बेल्जियम में विभाजन किया गया है, श्रीलंका में जो विवाद होते हैं या भारत में भी कभी कभी विवाद हो जाते हैं, तो खैर ये सब चीज़ तो आपसे पूछे नहीं। श्रीलंका वाला विवाद, बेल्जियम वाला, ये आपसे पूछा जाएगा, आपको याद किए हुए रहना है। उसके बाद है याद रखे हुए रहना है कि हम लोग सिर्फ उसी चैप्टर को या उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसके बाद है भारत में विकेंद्रीकरण। तो भारत में विकेंद्रीकरण आपने पढ़ा होगा कि भाषाई आधार पर और क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर भी किया गया है। उसके बाद तो इसमें से डायरेक्ट सीधा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। पंचायती राज व्यवस्था जैसा कि आगे वाले चैप्टर में है, नहीं इसी चैप्टर में, भारतीय वन के बुक में इसी चैप्टर में समझाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के पहला बात तो आपको अध्यक्ष कौन थे, शुरुआत इन किसने किया था, पहली बार किस राज्य में शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, ये एकदम सही से याद कर किए हुए रहना है। उसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, किस स्तर से विभाजित है। जैसे 3 स्तरों में है, ग्राम स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर जिसको पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति भी कहा जाता है, जिला स्तर पर को जिला परिषद कहा जाता है। तो ये चीज़ याद किए रहना है। उसके बाद है कि कौन कौन सा संशोधन और कब कब लाया गया था, ये चीज़ आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हो। ये जो है बलवंत राय मेहता और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नगौरा, ये वाला भी आपको याद करे हुए रहना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे हम लोग बढ़ें तो ग्राम पंचायत में कैसे मुखिया होते हैं, कितने चुनाव, कितने जनसंख्या होती है, कौन इनको चुनता है, इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, ये सब चीज़ आप याद कर सकते हो। उसके बाद है जो ग्राम कचहरी का क्या कार्य है, ग्राम रक्षा दल क्या करते हैं, ग्राम सभा में कितने वर्ष के व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये सब चीज़। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जैसे ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ये सब हो गया। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर यानी कि पंचायत समिति। उसके बाद है पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं, पंचायत समिति के। उसके बाद जब हम लोग देख लेंगे तो जिला परिषद,
जिला परिषद के क्या कार्य हैं, ये सब चीज़। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ ख़त्म हो जाएगा पंचायत समिति में, मतलब कि ग्राम सभा या पंचायत समिति और जिला परिषद, तो हम लोग अब आते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में। तो इसको आपको भी याद किए हुए रहना है कि कितने जनसंख्या से चुनाता है, कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे नगर परिषद के कौन कौन अंग होते हैं, इनके उनको में कैसे कैसे चुनाव होता है, कैसे अध्यक्ष होते हैं, कितने वार्ड, पटना में वार्डों की संख्या कितनी है। उसके बाद है नगर परिषद के कार्य क्या हैं, नगर पंचायत के कार्य क्या हैं, जिला परिषद के कार्य क्या हैं, ऐच्छिक कार्य क्या हैं, इनकी क्या कमजोरियां हैं, ये सब चीज़ आप याद किए हुए रहोगे तो बेशक आप अच्छे नंबर ला सकते हो और आराम से इस क्वेश्चन के साथ साथ आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हो। तो हम लोगों ने अच्छे से 2 चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम लोग इसके चैप्टर नंबर 3 पे पढ़ते हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इस चैप्टर में आप लोगों को मुख्य रूप से देखना है राजनीतिक दलों के उदय के बारे में बताया जाएगा, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था, किस चर्चा के द्वारा शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण कौन है, भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये किसकी सरकार थी उस समय, तत्कालीन किसकी सरकार थी, चिपको आंदोलन हो गया, जनता पार्टी का उदय कब हुआ था, दलित पैंथर क्या है, दलित पैंथर कहाँ शुरू हुआ था, दलित पैंथर के कार्य क्या हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन क्या है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे बताते जा रहा हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा चुका है। सूचना के अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कई बार इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट सीधा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन को हमेशा घुमा कर ही पूछा जाता है। ये नहीं है कि साइंस की तरह या बाकी सब्जेक्ट की तरह आपसे डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन, मतलब लोकतंत्र के लिए कैसे आंदोलन हुए थे, उसको भी आप देख सकते हो। फिर है राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, ये वाला भी देख लेना है। कई बार दोनों मिलाकर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। ये राजनीतिक दलों के विकास में योगदान क्या है, ये सब चीज़, क्या क्या चुनौतियां हैं। और फिर अगर इसके लास्ट अगर हम लोग टॉपिक पे आते हैं तो सारे पार्टियों के बारे में दिया गया है। ये चीज़ आप ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो। जैसे जनशक्ति पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है। ये है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ रखी गई थी, ब्रिटेन में। ये सब चीज़, सूचना का अधिकार 2005। तो ये सब चीज़ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं। चैप्टर नंबर 4 को पे अगर हम लोग ध्यान दें तो लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो लोकतंत्र के उपलब्धियों के बारे में जैसा कि पढ़े हैं हम लोग, और फिलहाल तो हम लोग डिस्कस करें तो लोकतंत्र से क्या फ़ायदे हैं, लोकतंत्र को किस तरह से गठित किया जा सकता है, ये लोकतंत्र भारत में कितना सफल है, ये सब क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आराम से नंबर लाया जा सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन में। उसके बाद लोकतंत्र को क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसके एक एक टॉपिक्स जो आपने नोट्स बनाकर लिखे होंगे। ये सब चीज़ अगर आप लोग इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा तो आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हो। और लास्ट जो टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने सभी कवर कर लिया है, तो बस इतना ही करना था। और इतना करने के बाद आप इसमें अच्छे से नंबर ला सकते हो। और हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को मेरी तरफ से।